गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम ऋषिकेश दुबे है और आज हम देखेंगे कि 12 जनवरी 2021 मंगलवार को इंडियन एक्सप्रेस में क्लैट के लिए जीके और करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले लीगल नॉलेज के एस्पेक्ट से न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई हुई है उसको देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी में ग्राउंड वाटर के दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज़ के लिए ग्राउंड वाटर न देने की बात पर यह कहा है कि राइट टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 और इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड देम। तो आर्टिकल 21 के तहत ड्रिंकिंग वाटर एक फंडामेंटल राइट्स है और राइट टू लाइफ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमें बस यहाँ से ये जानना है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ के अंडर में राइट टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट। लीगल नॉलेज में सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है। बेसिकली सेंट्रल विस्टा से जो आर्टिकल आया हुआ है इसमें कोई चीज़ काम की नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि जस्टिस खानविलकर का एक डिसीजन आया था सेंट्रल विस्टा केस में। राजीव सूरी का केस था आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 में उन्होंने एक लिटिगेशन फाइल किया था जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोगों को ओपन स्पेस और ग्रीन स्पेस से डिप्राइव कर रहा है। उन्होंने 3 ग्राउंड बना करके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में ये केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नमेंट ने लैंड यूज़ चेंज करके उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ उन्होंने वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल लॉ के अगेंस्ट भी एक पॉइंट डाला था उसमें, और वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी उन्होंने एक केस डाला था। उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत ये कहा था कि लोगों को ग्रीन स्पेस और ओपन स्पेस से डिप्राइव कर रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसलिए इसे बंद करना चाहिए या रोकना चाहिए। हालांकि जस्टिस खानविलकर की बेंच ने इसे 2-1 के डिसीजन से पास किया था। अब गवर्नमेंट को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इस पे काम करने के लिए। एक और आर्टिकल आया हुआ है टाडा से रिलेटेड। बेसिकली हमें ये नहीं जानना है कि ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर के किस नेता से है या क्या इसका रोल है। हमें बस टाडा के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट इज़ द नेम ऑफ द एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट। इससे पहले कल के न्यूज़पेपर में यूएपीए के एक्ट के तहत भी एक गिरफ्तारी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर से ही। यूएपीए एक्ट के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यूएपीए एक्ट का पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2008। इसे बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने शुरुआती कार्यकाल में पास किया था। लीगल नॉलेज से ही रिलेटेड एक और आर्टिकल आया हुआ है आंध्र प्रदेश से। आंध्र गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड के टाइम पे पंचायत इलेक्शन होल्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है और ये कैसे काम करता है। बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत इलेक्शंस और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश होता है। ये लोकल या अर्बन एरियाज़ में पंचायत या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होल्ड करता है। लोकल बॉडीज़ अपनी पॉपुलेशन की बेसिस पर म्यूनिसपैलिटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल इस तरह के नामों से भी जानी जाती है। तो हमें बस यहाँ से यही चीज़ जाननी है। नाउ गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में, जिसमें पहला आर्टिकल है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आशा से रिलेटेड है। आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारी आशा और आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियाँ जो हैं वो कोरोना से लड़ने में हमारे लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स का काम करती हैं और उनकी स्थिति सुधारने के लिए हमें कई सारे काम करने चाहिए। सबसे पहली बात आर्टिकल जो करता है वो कहता है कि इनकी पेमेंट के स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए, जिसमें इन्हें ऑनरेरी वर्क यानी मानदेय भत्ता न दे करके एक मिनिमम वेजेस का बंदोबस्त करना चाहिए। साथ ही साथ आर्टिकल बात करता है कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इनके वर्क को फॉर्मलाइज करने के लिए भी सिफारिश की है। अभी फ़िलहाल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी दौर चल रहा है। आर्टिकल ये बात करता है कि किस तरीके से आशा और रूरल लोकल वर्कर्स
हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लिंक हैं कोरोना से लड़ने में। अगला आर्टिकल है नरेगा के बारे में। ये बात कर रहा है कि किस तरीके से एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम हमारे गांवों में इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोगों को मिनिमम वेज और गवर्नमेंट देने के लिए। मनरेगा के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 18+, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि रूरल एरिया में रहता हो, 18+ का हो, वो मनरेगा में अपना जॉब कार्ड बनवा सकता है। 100 दिनों के मिनिमम रोजगार की ये गारंटी देता है एक फाइनेंशियल ईयर में। आर्टिकल बात करता है कि किस तरीके से अनस्किल्ड वर्कर्स और माइग्रेटेड वर्कर्स कोरोना के टाइम पे इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से मनरेगा में जॉब ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे आने वाले और काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से क्लैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला आर्टिकल गवर्नेंस की तरफ से है जिसमें अधीर रंजन चौधरी बात करते हैं कि किस तरीके से कोरोना का बहाना लेकर के पार्लियामेंट्री मीटिंग्स या पार्लियामेंट्री वर्क्स को रोका नहीं जा सकता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ जानने वाली है, दैट इज आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 कहता है 6 months शैल नॉट बी इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। मतलब किसी भी 2 सिटिंग्स के बीच में पार्लियामेंट की 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल में इसके अलावा कुछ नहीं है। इकोनॉमी से एक आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। ये बात कर रहा है एनपीएस के बारे में, बैड लोन्स के बारे में। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एनपीएस क्या है, बैड लोन्स क्या हैं, गवर्नमेंट आरबीआई कैसे वर्क करती है इन सारे सेक्टर्स में। बेसिकली आर्टिकल बात करता है एफएसआर के बारे में। एफएसआर का मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट होती है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रेस है, इसलिए लोन्स की रिकवरी कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और आने वाले समय में ऐसे लोन्स जिनकी रिकवरी नहीं हो पाई है उसके परसेंटेज काफ़ी बढ़ने वाले हैं और वो होने वाले हैं लगभग 13.5% ऑफ एडवांसेस। यानी जितने भी लोन दिए गए हैं उसकी लगभग 13.5% की रकम इकोनॉमिक स्ट्रेस में है, यानी कि उससे रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो पा रही है। बैड लोन्स का मतलब होता है ऐसे लोन्स जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही हो। साथ ही साथ एनपीएस का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जिसके बदले लोन लिया गया हो, जिनको मॉर्गेज बैंक में रख करके लोन लिया गया हो, लेकिन अब वो एसेट्स काम न कर रहे हों, वो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो, ख़त्म हो गई हो, वो एसेट्स से कुछ बैंकों को हासिल ना हो पा रहा हो, ऐसे एसेट्स को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएस। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें समझ के चलना है ताकि इस पे कभी पैराग्राफ वाइज जीके में क्वेश्चंस पूछें तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़, क्या टर्मोलॉजीज क्या क्या हैं। आईआर से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से इजराइल वेस्ट बैंक में अपने सेटलर्स होम के लिए नया प्लान डिसाइड किया है। हमें यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेस्ट बैंक क्या है और कहाँ पे है। बेसिकली इजराइल और जॉर्डन के बीच की एक लोकेशन है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक एक डिस्प्यूटेड एरिया है। वेस्ट बैंक के किनारे ही तुम देखोगे यहाँ पे डेड सी है और साथ ही साथ वेस्ट बैंक और मेडिटेरेनियन सी के बीच में इजराइल आता है। इजराइल और इजिप्ट के बीच में गाजा पट्टी नाम की भी एक जगह है। ये सारे ही एरिया बेहद इंपॉर्टेंट हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं वर्ल्ड अफेयर्स में और अक्सर इनसे आर्टिकल आते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैप में तुम्हें इनकी लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ आईआर और डिफेंस में सी राजा मोहन का भी एक आर्टिकल निकला हुआ है जो बात करता है कि किस तरीके से इंडिया और चाइना अपने आसपास की लोकल कंट्रीज में हो रहे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हैं। आर्टिकल ये बात करता है कि इंडिया और चाइना भले ही दिखने में ऐसा लगता हो कि दोनों नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपना रहे हों, मतलब वो अपने पड़ोसी देशों के गवर्नेंस में, उनकी पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें वो इंटरवीन नहीं करना चाहते हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल बात करता है श्रीलंका में हो रहे तमिल माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के बारे में भी। साथ ही साथ आर्टिकल बात करता है काठमांडू में हो रहे पॉलिटिकल टर्माइल्स के बारे में भी। आर्टिकल ये भी बात करता है कि किस तरीके से इंडिया श्रीलंका और नेपाल को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है विदाउट ये शो करते हुए हम उनके लोकल पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। ये आर्टिकल पढ़ने लायक है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल को बढ़ाने के लिए भी, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए भी। आईआर और डिफेंस से एक और आर्टिकल आता है जिसमें सी विजिल एक्सरसाइज 2021 की बात की गई है,
ये एक्सरसाइज भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में होंगे और पूरे ही इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन में होंगे। ये 13 कोस्टल स्टेट्स को इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जो कि समुद्र के किनारे होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगभग 200 नॉटिकल माइल्स दूरी पे होता है, जहां पे लैंड एंड सी मीट करते हैं। भारत अपने इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सी विजिल 2021 एक्सरसाइज कर रहा है। ये सी विजिल एक्सरसाइज एक बिल्टअप एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज के लिए, जिसका पूरा नाम है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें एक चीज़ और जान करके चलना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनक्लॉज के द्वारा डिसाइड किया गया एरिया है। अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑन कन्वेंशन ऑफ सीज। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल आईआर और डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें ये बात की गई है कि किस तरीके से इंडिया की नॉन परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसकी कई सारी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। आर्टिकल काफ़ी सारी डिटेल्स में हिस्ट्री की बात करता है। हिस्ट्री हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले भी इंडिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। आर्टिकल बात करता है इंडिया का एजेंडा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में रहते हुए भी। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जो इशू इंडिया सबसे प्रमुखता से उठाना चाहता है वो है यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म। यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म से मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए 5 मेंबर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी भी बदले नहीं गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अपनी पोजीशन ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि हमें यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिले। साथ ही साथ इसके लिए इंडिया जो क्राइटेरिया देता है वो कहता है कि अब चूंकि पॉपुलेशन, टेरिटोरियल साइज, जीडीपी, इकोनॉमिक पोटेंशियल, सिविलाइजेशन लेगेसी और इस तरह के कई चीज़ों की दुहाई देता है इंडिया, जिसमें यह कहता है हमें यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में दी जानी चाहिए। साथ ही साथ टेररिज्म भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल में रहते हुए इंडिया उठाना चाहता है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में रहते हुए CCIT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 के एक ड्राफ्ट को पास करने और उसे फ्रेम करने की भी बात आगे बढ़ाएगा। आर्टिकल ये भी बात करता है कि चाइना के इंडो पैसिफिक रीजन्स में एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में एडमिट होना एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है और ये इवेंट एक बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इकोनॉमी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई है जो कि है तो डेली अपडेट, पर हमें कुछ कुछ चीज़ें सीख करके चलना चाहिए यहाँ से भी। आर्टिकल बात करता है सेंसेक्स 49,000 के मार्क्स को पार कर गया। सेंसेक्स बेसिकली क्या है? सेंसेक्स इज अ मेन इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन इंडेक्स है। ये 30 कंपनियों के स्टॉक को रियल टाइम में एनालिसिस करता है और वॉच करता है और उसका कंपेयर करता है एक बेस ईयर से, जिस बेस ईयर की बेसिस पर उसकी वैल्यू जितनी बढ़ती है हमारे स्टॉक्स की प्राइसेस उतनी बढ़ती है। और ये एक इंडिकेटर है जो ये 30 कंपनीज़ हैं हमारे डिफरेंट सेक्टर्स की सबसे टॉप की 30 कंपनीज़ हैं, ये एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रही हैं। सेम इसी तरह का एक और इंडेक्स है NSE निफ्टी। इसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी का पूरा नाम है नेशनल 50। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है नेशनल एंड 50। ये भी देश के 50 कंपनियों के स्टॉक्स का इंडिकेटर है। ये लगभग इस समय 14,484-85 के आसपास चल रहा है। इकोनॉमिक्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी डेवलप करते हम चलेंगे इसी तरीके से। तो ये था मेरी तरफ से इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस। हैव अ गुड डे।